हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। हम यहाँ पे आज रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का हम टॉपिक करेंगे। अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें एवरेज टॉपिक हमने कवर किया है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को समझा है और एक ही कंसेप्ट को सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करा है, चाहे वो कोई भी टाइप हो, इंक्लूजन का टाइप हो, एक्सक्लूजन का टाइप हो, एज का टाइप हो, ग्रुप का टाइप हो, कोई भी टाइप हो। हमने एक ही मेथड से, एक ही शॉर्ट मेथड से हमने सारे एवरेज के क्वेश्चंस करे हैं। आप भी, आपके पास अगर कोई और क्वेश्चन है आप तो उन क्वेश्चंस को भी उस ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टिल अगर नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को सेंड कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर फिर भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्यूशन के थ्रू नहीं समझ आ रहा है तो आपको उस नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, एट ए टाइम पहुंचेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अब अपलोड हो चुकी है और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, ये सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का, एचटेट का, सीटेट का, कोई भी आपका वो एग्ज़ाम होगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। जितना मर्जी आप इस टॉपिक को रिवाइज़ कर लीजिए, आपको फिर भी क्वेश्चन में आप जाके एग्ज़ाम में फंसी जाते हैं इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, आपने देखे होंगे ये सारे क्वेश्चन सिलोजिस के, कि कोई वेन डायग्राम से करवाता है, कोई किसी और मेथड से करवाता है, 150 के मेथड से करवाता है। आज आपको जिस मेथड से करवाया जाएगा वो मेथड आपको डेफिनेटली समझ आएगा। अगर आप उस मेथड को स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को अगर डिटेल में समझेंगे तो वो आपको टॉपिक ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी मेथड हो, चाहे वो वेन डायग्राम वाला मेथड हो, 150 वाला मेथड हो, आप किसी भी मेथड को अगर स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको समझते हैं और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं उस मेथड से, तो वो मेथड आपको डेफिनेटली समझ आएगा। आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक सिलोजिज्म, उसको पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये टॉपिक होता क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, देखिए लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट हो, एनी स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोजिशन। ठीक है, अब ये प्रोपोजिशन होती क्या है, कोई भी आपके पास एक फॉर्म गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, उसको आप बोलेंगे प्रोपोजिशन। अब वो जो स्टेटमेंट है वो होती कैसे है, तो आपके पास उस स्टेटमेंट की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप किस टाइप के स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक होता है क्वांटिफायर, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस कॉपुला होता है, प्लस प्रेडिकेट होता है। अब ये चारों चीज़ें होती क्या है, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट। इसे समझते हैं कि ये चारों पॉइंट होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे क्वांटिफायर के बारे में। देखो क्वांटिफायर, आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ होती है। क्वांटिफायर मीन्स जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता हो, किसकी क्वांटिटी को, सब्जेक्ट की क्वांटिटी को। अब इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, हम ऐसे स्टेटमेंट में नहीं समझेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, बिकॉज वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। सब्जेक्टिव पेपर आपका नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें सिर्फ उसे डिटेल में समझना है ये होते क्या है। तो क्वांटिफायर में कौन से वर्ड आते हैं हमारे पास, ऑल, सम, नो एंड सम नोट। आपके पास ये वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपके पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में यहाँ पे बोला जाता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज कोपुला। कोपुला क्या होता है आपके पास,
कॉपुला क्या होता है? अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है विच डिनोट्स द रिलेशन, जो कि रिलेशन बताता है किसके बिटवीन में? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? क्वांटिफायर, ये 4 वर्ड्स होते हैं हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में। सब्जेक्ट, अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है। कॉपुला, रिलेशनशिप बताते हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। नेक्स्ट वर्ड हमारा रह गया है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? विच इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट, मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? अफर्म करता है, उससे वो रिलेटेड होता है, वो उससे क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज अफर्म्ड। ठीक है, बस आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। अबाउट द सब्जेक्ट हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, विच इज अफर्म्ड। अब समझ आ गया आपको क्या होता है? स्टेटमेंट होती है कोई भी, उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट बोलते हैं हम जनरल लैंग्वेज में, उसको प्रोपोजिशन बोलते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉपुलर प्रेडिकेट की में। क्वांटिफायर में ये हमारे पास 4 वर्ड्स आते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। कॉपुला क्या करता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को रिलेट करवाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अफर्म करता है, उसको साथ वो कुछ रिलेट करता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सबको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में तो पता लग गया होगा। अब देखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है और वो कैसे वर्क करता है। देखिए, हम यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। ऑल मैन आर एनिमल्स। ऑल मैन आर एनिमल्स, इसमें आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको एक गिवन है स्टेटमेंट की। तो ऑल क्या है? दैट इज क्वांटिफायर, मैन इज सब्जेक्ट, आर इज कॉपुला एंड एनिमल्स इज प्रेडिकेट। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए, जो ये आपको ये प्रोपोजिशन यानी स्टेटमेंट दी हुई है, ये कितने टाइप्स में होती है, अब हम वो करेंगे। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस के अब हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कितने टाइप्स में होता है ये? 4 टाइप्स में होता है। नंबर 1, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव। नंबर 2, यूनिवर्सल नेगेटिव। नंबर 3, पर्टिकुलर पॉजिटिव। and number 4 is particular negative। ओके, ये 4 टाइप्स में हम क्या करते हैं? अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। यूनिवर्सल पॉजिटिव मीन्स कंप्लीटली पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव मीन्स कंप्लीटली नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर मीन्स 50-50, हाफ पॉजिटिव। ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव मीन्स हाफ नेगेटिव। इतना समझ आ गया सबको। अब देखिए इसमें वर्ड्स कौन से होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। ओके, देखिए आपने क्लासिफिकेशन में अभी 4 वर्ड्स पढ़े। ठीक है, फर्स्ट आपने पढ़ा था यूनिवर्सल पॉजिटिव, सेकंड आपने पढ़ा था यूनिवर्सल नेगेटिव, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर नेगेटिव। अब इसमें क्वांटिफायर के कौन से वर्ड आते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव में आपके पास वर्ड आता है दैट इज ऑल। पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसमें आपके पास वर्ड आता है, क्वांटिफायर आता है दैट इज सम। पर्टिकुलर नेगेटिव, इसमें आपके पास वर्ड आता है क्वांटिफायर का दैट इज सम नोट। एंड यूनिवर्सल नेगेटिव, इसमें आपके पास वर्ड आता है नो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। बिल्कुल बेसिक से करें ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आए। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव इज नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे ट्रिक के लिए क्या चीज़ याद रखनी है वो देखो। ये कि आपके पास यूनिवर्सल पॉजिटिव, अब इस ऑल में आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, उसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट भी होगा।
तो जो सब्जेक्ट है जिसके साथ ऑल लगा हुआ है वो कितने नंबर यहाँ पे कैरी करेगा, दैट इज़ 100। और जो ऑब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट वो क्या कैरी करेगा, 50। अब बात करते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव। इसमें भी क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी आपके पास क्या होगा, सॉरी 50-50। नेक्स्ट सम नोट पर्टिकुलर नेगेटिव। अब जो सब्जेक्ट है उसके साथ लिखा होगा सम और प्रेडिकेट के साथ लिखा होगा नोट। सम है तो हम उसका कितना नंबर लेंगे, 50, और नोट है उसके साथ आप क्या नंबर लेंगे, 100। ओके। नेक्स्ट इज नो। नो में भी एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी 100 और प्रेडिकेट है उसके साथ भी 100। ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये 150 का कंसेप्ट माइंड में रखना है अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं इजीली। ऑल के लिए 150, ऑल जिसके साथ आ जाएगा 100, ठीक है। सम जिसके साथ सम आ जाएगा उसके साथ 50, सम आ गया तो 50, नोट नो आ जाएगा तो 100। याद रहेगा सबको, यहाँ तक बहुत इजी था, सबको क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट है। पॉइंट टू रिमेंबर में आप इसको रख लीजिए। क्या होगा, ऑल के लिए 150, सम के लिए 50-50, सम नॉट के लिए 50-100, नो के लिए 100-100। ओके, हो गया होगा सबको याद, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की साइड। ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पे 150 को लोकेट करना सीखते हैं कि कैसे करते हैं। ऑल दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ऑल दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में जो ऑल के साथ आपके पास यहाँ सब्जेक्ट है उसको कितने नंबर मिलेंगे, 100, और प्रेडिकेट को कितने नंबर मिलेंगे, दैट इज 50। ओके। सम दिया हुआ है तो सब्जेक्ट को भी कितने मिलेंगे, 50, और प्रेडिकेट को भी कितने नंबर मिलेंगे, 50। नेक्स्ट सम दिया हुआ है जिसके साथ है उसके साथ 50। नोट दिया हुआ है, नो नोट वाला सीक्वेंस आ गया यहाँ पे। नोट दिया हुआ है तो y को कितने नंबर मिलेंगे, 100। ओके। नेक्स्ट नो दिया हुआ है, नो दिया हुआ है तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ भी 100 और प्रेडिकेट के साथ भी 100। होप आप सबको यहाँ पे लोकेट करना आ गया होगा कि कैसे 100 और 50 को हमें अपनी स्टेटमेंट में लोकेट करना है फॉर द सब्जेक्ट एंड फॉर द प्रेडिकेट। ओके, क्लियर यहाँ तक? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज लॉजिकल डिडक्शन। वो क्या होता है समझते हैं। देखिए, लॉजिकल डिडक्शन होता क्या है। लॉजिकल मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, अभी बताया था लॉजिक। आपको स्टेटमेंट दी होगी, डिडक्शन यानी वहाँ से डिडक्ट करना, निकालना, क्या चीज़, कंक्लूजन। अब आप प्रोपोजिशन में से जो कंक्लूजन निकालते हैं वो कितने टाइप से निकलता है हमारे पास, 2 टाइप्स में निकलता है। ओके। नंबर 1 इज इमीडिएट डिडक्शन inference, that is number 1, and second is immediate की जगह पे आ जाएगा mediate। mediate डिडक्शन inference। होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जस्ट क्या है, लॉजिकल डिडक्शन हमारे पास 2 टाइप्स में होता है। अब बात करते हैं पहले इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस की। इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस होता है इसके अंदर 1 प्रोपोजिशन होता है। 1 प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मीन्स 1 स्टेटमेंट होती है। ओके। और हम उससे क्या करते हैं, कंक्लूजन को डिडक्ट करते हैं, कंक्लूजन वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस में क्या होता है हमारे पास, मोर देन वन हमारे पास प्रोपोजिशंस होते हैं, स्टेटमेंट होती है, और आप वहाँ से क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन को डिडक्ट करते हैं। ओके। 2 टाइप्स में हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन होता है। नंबर 1 इज इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस, नंबर 2 इज मीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस में 1 स्टेटमेंट होती है,
वन स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, और मीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस में हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट होती है और हम वहाँ से कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस में जो हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं वो हम टू वेज में फाइंड आउट करते हैं। एक स्टेटमेंट गिवन होती है, हम उसे कंक्लूजन निकालते हैं। वो जो कंक्लूजन निकलता है वो दो और तरीके से निकलता है। नंबर वन इज रीस्टेटमेंट। नंबर वन इज रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट मीन्स रीप्रपोजिशन। और उसमें होता क्या है, देखो ध्यान से। रीस्टेटमेंट में हमारे पास, ध्यान से समझना, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट होता है। रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट। अब इस रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट में मतलब क्या है इसका मीनिंग है, सब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट ही रहेगा और प्रेडिकेट आपके पास प्रेडिकेट ही रहेगा, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और ये तो आपको पता ही है कि अगर वो इमीडिएट डिडक्शन का पार्ट है तो उसमें क्या रहेगा, सिंगल स्टेटमेंट रहेगा। कितनी स्टेटमेंट रहेगी, एक स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज ऑल एक्स आर वाई। ऑल एक्स आर वाई। अब इसके रीस्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, कंक्लूजन देख रहे हैं हम, क्या बनेगा, बताना है कि वो राइट होगा या रॉन्ग होगा हमें। ऑल एक्स आर वाई। नंबर टू इज सम एक्स आर वाई। हमने दो कंक्लूजन लिए। अब यहाँ से जो आपके पास ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये रॉन्ग है और सेकंड वाला कंक्लूजन राइट है। सम एक्स आर वाई ये करेक्ट है। ये आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उसके जो रीस्टेटमेंट है, दैट मीन्स सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा और प्रेडिकेट प्रेडिकेट ही रहेगा, उसकी जो क्वांटिफायर में जब चेंज आता है तो वो राइट है या रॉन्ग है, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये चीज़ अभी आपको समझाई जाएगी। यहाँ से ये वाला पॉइंट, आपको एक पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है कि जो स्टेटमेंट होता है वही कंक्लूजन कभी नहीं होता। जो स्टेटमेंट लिखी हो वही कंक्लूजन में आ जाए तो वो अनफॉलो हो जाएगा, वो फॉलो नहीं करेगा। दैट विल बी नॉट द कंक्लूजन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके, कहने का मतलब क्या है, स्टेटमेंट इज नॉट द कंक्लूजन, ये हमेशा याद रखना। स्टेटमेंट इज नॉट द कंक्लूजन। ओके, स्टेटमेंट कभी भी खुद से कंक्लूजन नहीं होता है। तो फिर होते कौन से हैं, रीस्टेटमेंट में हमारे पास होते कौन से हैं फिर कंक्लूजन, ये समझेंगे। पहले हम सेकंड वे को समझते हैं कि सेकंड वे कौन सा होता है। सेकंड वे इज कन्वर्जन। अब इस कन्वर्जन में क्या होता है, आपके पास जो रीस्टेटमेंट था उस रीस्टेटमेंट में आपके पास क्या था, दैट इज रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट। और यहाँ कन्वर्जन में क्या आता है, इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का क्या मतलब होता है, इंटरचेंजिंग मीन्स सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा आपका प्रेडिकेट में, मीन्स जो प्रेडिकेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। जो हमने पहले किया था फर्स्ट वे, दैट इज रीस्टेटमेंट, उसमें क्या था, रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट, सब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट विल बी सब्जेक्ट। और जो सेकंड है कन्वर्जन, उसमें इंटरचेंजिंग होता है, सब्जेक्ट विल बी प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट विल बी सब्जेक्ट, ये याद रहेगा आपको। और इसमें सेकंड क्या होता है, उसमें भी हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट थी, बिकॉज वो इमीडिएट का है और इमीडिएट में सिंगल स्टेटमेंट होती है। तो कन्वर्जन में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल स्टेटमेंट मीन्स सिंगल प्रोपोजिशन आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज ऑल एक्स आर वाई। ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। अब इसके कंक्लूजन है सम एक्स आर वाई, सेकेंड ऑल एक्स आर वाई, थर्ड सम वाई
आर एक्स। ओके, हमने यहाँ पे 3 कंक्लूजन लिए। देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास क्या गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है ऑल एक्स आर वाई। फर्स्ट देखिए कंक्लूजन सम एक्स आर वाई। अब यहाँ तो ये भी एक्स सब्जेक्ट है, यहाँ भी आपके पास ये सब्जेक्ट है, वाई आपके पास यहाँ प्रेडिकेट है, यहाँ भी वाई आपके पास प्रेडिकेट है। तो ये कन्वर्जन का टाइप तो नहीं है। ये किसका टाइप है आपके पास, यहाँ पे रीस्टेटमेंट का टाइप है। ये किसका टाइप हो गया आपके पास, रीस्टेटमेंट। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, कन्वर्जन की। लेकिन यहाँ पे अगर रीस्टेटमेंट वाला ऑप्शन में आ चुका है तो हम पता कर लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारा था, हमने पढ़ा था कि ऑल किस में चेंज हो रहा है, सम में। जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट प्रेडिकेट रहेगा तो वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, बट अकॉर्डिंग टू रीस्टेटमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू दी कन्वर्जन। सेकेंड है ऑल एक्स आर वाई, स्टेटमेंट के साथ एज इट इज उठा के रख दी। अब वो चाहे हमारे पास रीस्टेटमेंट का पार्ट हो या कन्वर्जन का पार्ट हो, दोनों में ही वो अनफॉलो करेगा, फॉलो नहीं करेगा। थर्ड इज सम वाई आर एक्स। अब देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया, क्वांटिफायर चेंज हो गया ऑल सम में, तो ये भी हमारे पास क्या करता है, फॉलो करता है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉलो। अब यहाँ पे एक और आप पार्ट ले लीजिए, दैट इज नो वाई आर एक्स। अब बताइए ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया, तब भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, उसको अभी हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि क्वांटिफायर वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं और वो चेंज होने पर हमारे कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है, वो आपको कैसे पता लगेगा। वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को समझिए। रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन वाले सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे विद इन 1 सेकेंड। देखते हैं टेबल। देखिए टेबल में क्वांटिफायर, रीस्टेटमेंट एंड कन्वर्जन। क्वांटिफायर में हमारे पास कौन कौन से वर्ड होते हैं, ऑल, सम, सम नॉट एंड नो। ये आपके पास 4 क्वांटिफायर होते हैं। अब देखिए ये इंटरचेंज कैसे होते हैं। रीस्टेटमेंट के लिए ऑल किस में चेंज होता है, सम में। सम किसी में चेंज नहीं होता, सम नोट भी चेंज नहीं होता, और नो किस में चेंज होता है, दैट इज सम नोट में। क्लियर। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए ऑल किस में चेंज होता है, सेम, सम में। सम किस में चेंज होता है, अगेन सम में। सम नोट का ना कोई रीस्टेटमेंट होता है और ना ही कोई कन्वर्जन होता है। और नो किस में चेंज होता है, नो में भी चेंज हो सकता है और सम नॉट में भी चेंज हो सकता है। क्लियर। आपको ये टेबल याद रखनी है। ऑल का जो रीस्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, सम। सम का रीस्टेटमेंट नहीं होता है, सम नोट का भी कोई रीस्टेटमेंट नहीं होता है, और नो का अगर आप रीस्टेटमेंट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, सम नोट। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। ऑल किस में चेंज होता है, कन्वर्ट कर दिया जाए सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, तो ऑल किस में चेंज होगा, सम। सम चेंज होगा सम में, सम नोट का कोई चेंज नहीं होगा। और नो किस में चेंज होता है, नो नो में भी चेंज हो सकता है और सम नोट में भी चेंज हो सकता है। ओके, होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इस टेबल को आपको याद रखनी है रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन के लिए। अगर आपको ये याद रह गया तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे रीस्टेटमेंट एंड कन्वर्जन से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे। आपको बताया गया था लॉजिकल डिडक्शन के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 इज इमीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस और सेकंड हमारे पास होता है मेडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस। अब देखते हैं मेडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस में होता क्या है। जो मेडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस है इसी को हम बोलते हैं सिलॉजिज्म। इसी को हम बोलते हैं सिलॉजिज्म। क्लियर। अब जो हम डायरेक्ट बोल देते हैं लॉजिकल रीजनिंग का हम टॉपिक करवा रहे हैं सिलॉजिज्म, वो आया कहाँ से है वर्ड, यहाँ से, मीडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होता है, इसमें मोर देन वन स्टेटमेंट होती है। मोर देन वन प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं और आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। मोर देन वन स्टेटमेंट आने पर, मोर देन वन प्रोपोजिशन आने पर आप उसको क्या बोल देंगे, उस टॉपिक को क्या बोलेंगे, सिलॉजिज्म बोलेंगे। ठीक है। और अगर मोर देन वन, लेस देन वन आए, यानी ओनली वन आता है आपके पास, ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली वन प्रोपोजिशन आता है, तो आप उसको बोलेंगे मेडिएट डिडक्शन इन्फेरेंस। और उसमें कौन सा टाइप आएगा आपके पास, दैट इज रीस्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो रीस्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन है वो एग्जाम में
नहीं आते, एग्जाम में ओनली वन स्टेटमेंट नहीं आती है, हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट आती है, बट जो हमने उसको रिवाइज करा है रीस्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को, वो यहाँ पे यूज होंगे स्टेटमेंट के अंदर, इस सिलोजिज्म में यूज होंगे। इसीलिए जो आपका मेन टॉपिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म। बट आपको पता तो होना चाहिए ना, जो हम सिलोजिज्म में रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन यूज कर रहे हैं वो दोनों टॉपिक आए कहाँ से है, इसीलिए आपको बेसिक से बताया गया। कोई अगर आपसे पूछे या आगे आप जाके टीच करते हैं तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हो गया सिलोजिज्म मीन्स मोर देन वन प्रोपोजिशन। अब देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, सिलोजिज्म होता क्या है। इट्स अ ग्रीक वर्ड। क्या होता है ये? ग्रीक वर्ड होता है, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कंक्लूजन हैज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम टू प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट। जब हम दो स्टेटमेंट और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट से कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म बोलते हैं। वो आपको बता दिया। और ये अगर पूछा तो नहीं जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था इस वर्ड को, किन्होंने किया था? दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या करा था? सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करा था, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम में नहीं आता ये सब, बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट हैज़ मोर देन वन प्रोपोजिशंस एंड इट इज़ फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द एरिस्टोटल, ओके। अब करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू आप उसको क्या करेंगे? रूल्स को साइड बाय साइड रिवाइज करते जाएंगे। फर्स्ट तो आपको पता लग गया रीस्टेटमेंट से रिलेटेड, सेकंड आपको पता लग गया कंक्लूजन से रिलेटेड। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे, हो गया जितना भी हमने बेसिक समझना था समझ लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के साथ वन बाय वन हम रूल को क्या करते जाएंगे? नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए रूल्स में जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, फर्स्ट रूल जो आपके पास है, एटलीस्ट टू स्टेटमेंट, कम से कम दो स्टेटमेंट तो आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, उन दोनों स्टेटमेंट में कोई ना कोई कॉमन टर्म, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कोई कॉमन होना चाहिए। नंबर 3 इज कॉमन निकालेंगे, उसे 150 आप लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद उसका मोर देन या फिर इक्वल टू 150 होना चाहिए। फोर्थ इज स्टेटमेंट अगर मोर देन 150 हो रहा है तो स्टेटमेंट क्या होगी? कनेक्टेड हो जाएगी। स्टेटमेंट में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन होते ही आपके पास क्या करेगा? एक मेन स्टेटमेंट, मेन टर्म बनेगी वो, और वही जो मेन टर्म है वहीं से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? अपना मेन कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। ये वे है कंक्लूजन फाइंड आउट करने का, फ्रॉम दी टू स्टेटमेंट। कम से कम दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, उन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन टर्म होना चाहिए, उन दोनों कॉमन टर्म का टोटल 150 या 150 से ज़्यादा होना चाहिए। होने के बाद वो स्टेटमेंट कनेक्टेड होनी चाहिए, मीन्स रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। फॉलो करने के बाद उसमें भी मेन टर्म होना चाहिए, और मेन टर्म से फिर हम क्या कहाँ तक पहुँचते हैं? अपने मेन कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। क्लियर? ये आपके पास है रूल्स। एटलीस्ट टू स्टेटमेंट, कॉमन टर्म 150 और मोर देन 150, स्टेटमेंट कनेक्टेड होनी चाहिए, मेन टर्म होना चाहिए, और वहाँ से मेन कंक्लूजन निकलना चाहिए, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, स्टेटमेंट आपको गिवन है, कंक्लूजन आपको गिवन है। मेन फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? एटलीस्ट टू स्टेटमेंट होनी चाहिए, हाँ जी है। अब क्या करते हैं उसके बाद? कॉमन टर्म भी है, एक्स एंड एक्स कॉमन टर्म भी है। अब क्या करते हैं? 150 को लोकेट करते हैं। ऑल दिया हुआ है तो x कितना यहाँ पे कैरी करेगा? 100, और y कितना कैरी करेगा? 50। सम दिया हुआ है तो ये वाला x कितना कैरी करेगा? 50, और इधर k भी कितना कैरी करेगा? दैट इज 50, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन टर्म दी हुई है x एंड x, इनका टोटल कीजिए। 100 प्लस 50 दैट विल बी 150। हाँ जी, हमने बोला था 150 होना चाहिए या मोर देन 150 होना चाहिए, तो ये 150 हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये कनेक्टेड हो रही हैं। कनेक्टेड होने से इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमारे कंक्लूजन निकल सकते हैं।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम y आर के। y फर्स्ट में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, और k सेकंड स्टेटमेंट में है। दोनों कनेक्ट हो रही है तो हम दोनों से ले सकते हैं सम y आर के। अब देखिए y यहाँ पे कितना कैरी कर रहा है 50, और यहाँ पे k कितना कैरी कर रहा है 50। ऊपर स्टेटमेंट में चाहिए, यहाँ भी y कितना कैरी कर रहा था 50, और k भी कितना कैरी कर रहा था 50। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो ये आपके पास फर्स्ट कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑल y आर k। y कितना करेगा यहाँ पे कंटेन 100 बिकॉज ऑल गिवन है, और k कितना कंटेन करेगा यहाँ पे 50। अब देखिए ऑल y आर k, y कहाँ से लिया गया है ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में से, और k कहाँ से लिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में से। ये दोनों कनेक्टेड हो रही हैं। अभी आपको बताया था कि टोटल 150 ले रही हैं तो कनेक्टेड हो रही है। चेक करते हैं, यहाँ पे y कितना कंटेन कर रहा है 100, और यहाँ y कितना कंटेन कर रहा है 50। लेके तो 50 रुपीज़ आया था, रख अपने पास 100 रुपीज़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड पे आइए अब, सम के आर वाई। के कहाँ से आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में से, और y कहाँ से आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में से। ये दोनों कनेक्टेड हो रहे थे, हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये चीज़। अब चेक करते हैं 150, के कितना कंटेन करेगा यहाँ पे 50, और y भी कितना करेगा 50। तो y और k यहाँ भी कितना कितना कंटेन कर रहे हैं 50 50। तो हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट ऑल के आर वाई। ऑल के आर वाई, के कहाँ से आ रहा है सेकंड स्टेटमेंट में से, और y आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में से। दोनों जिन दो स्टेटमेंट में से आ रहे हैं क्या वो दोनों कनेक्टेड है? हाँ जी हैं, क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन था और वो 150 कंटेन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे k का कितना है 100, और y का कितना कंटेन कर रहा है 50। अब k का 100 कर रहा है, बट k लाया अपने साथ कितना था 50, और रख कितना रहा है 100। तो क्या ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा फॉलो। तो यहाँ पे कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक होप सबको समझ आ गया होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ से आपने क्या समझा? पहले 100 और 50 को लोकेट करना फर्स्ट है, सेकंड चेक करना कि उनका टोटल कितना आ रहा है। आपने चेक करा, अगर वो मोर देन इक्वल टू और मोर देन 150 आ रहा है तभी उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, और दोनों में से वर्ड्स उठा के आपके कंक्लूजन बनेंगे। जैसे वाई और के, वाई फर्स्ट से उठाया गया, के सेकंड से। अब उठाया और रिजल्ट निकाला, वो पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो रहे थे। अब वो चीज़ तो पॉसिबल होगी, बट 150 भी तो हमें चेक करना है कि वो 150 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। लाए 100 रुपीज़ थे, लेके 50 रुपीज़ बैठे हैं तो वो तो चलेगा, बट लाए 50 रुपीज़ थे और लेके 100 रुपीज़ बैठे हुए हैं तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। होप सबको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है और कुछ कंक्लूजन गिवन है। चेक करते हैं। सबसे पहले 150 लोकेट करते हैं, सम गिवन है तो 50 50 50 50 इतना कंटेन करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, कुछ कॉमन, हाँ जी x कॉमन है, बट x का टोटल कितना आ रहा है 100। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। अब इन दोनों से कनेक्टेड कोई भी अगर आंसर है, कंक्लूजन है, वो रॉन्ग हो जाएंगे अपने आप ही, कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। y के फर्स्ट और सेकंड से आ रहा है कैंसल, y के फर्स्ट सेकंड से आ रहा है कैंसल, k y फर्स्ट सेकंड से आ रहा है कैंसल, के वाई फर्स्ट सेकंड से आ रहा है कैंसल, वाई एक्स अब ये फर्स्ट से आ रहा है। आप बोलेंगे सेकंड में भी है, सेकंड में जाने की ज़रूरत ही क्यों है जब वो फर्स्ट के पास ही है। अब यहाँ पे वाई और एक्स एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पे नीड ही नहीं पड़ रही है। तो आप बोल सकते हैं कि ये इमीडिएट इन्फेरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हो रही है। अब चेक करते हैं, सम एक्स आर वाई, सम वाई आर एक्स। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये कौन सा इमीडिएट यहाँ पे फॉलो कर रहा है? रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन? सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चेंज हो रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा बन रहा है? कन्वर्जन वाला टॉपिक बन रहा है, कन्वर्जन वे से यहाँ पे हो रहा है। अब कन्वर्जन का रूल क्या था हमारे पास? जो ये सब्जेक्ट, जो ये सम है क्वान्टिफायर, ये सम किस में चेंज हो रहा था? सम में ही तो चेंज होता था। रीस्टेटमेंट में सम का कोई चेंज नहीं था,
बट कन्वर्जन में सम किस में चेंज हो रहा था, सम में, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनना चाहिए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं ये फॉलो कर रहा है बट अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं, एग्जाम में ये तो नहीं बताना किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, बस हमें ये देखना है क्या वो फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दिए जाए, ऐसे कंक्लूजन दिए जाए, तो उसमें से ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये फॉलो करेगा। क्लियर? आई थिंक अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमारे पास मेन पॉइंट क्या निकल के आया है कि अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सम में हो, सम सारे 50-50 होंगे, कोई भी 150 नहीं बनाएगा। अगर वो 150 नहीं बना रहे तो उनका जो कनेक्ट करके दोनों को कनेक्टेड करके दोनों स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट बनेंगे उनमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको अगेन 2 स्टेटमेंट गिवन है और कुछ कंक्लूजन स्टेटमेंट। फर्स्ट इज सम y आर नॉट k एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सम k आर y। सबसे पहले 50 100 को लोकेट करते हैं। y क्या हो जाएगा, इधर 50 नॉट दिया हुआ है तो k कितना हो जाएगा 100, k कितना हो जाएगा 50 और m कितना हो जाएगा 50। कॉमन क्या आ रहा है k, और ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टोटल कितना कैरी कर रहे हैं 150, तो ये दोनों कनेक्ट है। अब दोनों को कनेक्टेड करके कोई भी यहाँ पे अगर हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा तो उसके चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो सकता है, बट आगे भी हमें उसके कुछ रूल्स चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखिए सम वाई आर नॉट के, नोट का मीनिंग क्या है, ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव। सम के आर एम, और ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव, अगर ये दोनों को कनेक्ट करके स्टेटमेंट बन रहे हैं तो जो नेगेटिव वाला स्टेटमेंट होगा ना वो फॉलो करेगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा कनेक्ट करके वो फॉलो नहीं करेगा। तो देखो हम कुछ ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ से के वाई, के यहाँ से आ रहा है, वाई यहाँ से आ रहा है, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट से बन रहा है, कनेक्शन की नीड ही नहीं है। एम के, एम यहाँ से आ रहा है, के यहाँ से आ रहा है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वाई एम, अब वाई फर्स्ट से आ रहा है और एम सेकंड से आ रहा है, कनेक्शन से आ रहा है, बट हमें तो नेगेटिव में चाहिए बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो तो फॉलो करेगा ही नहीं, थर्ड को बिना कुछ चेक करे ऐसे ही नेगलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट नोट दिया हुआ है तो ये कर सकता है। एम के, एम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और के यहाँ से, तो ये एक ही स्टेटमेंट से आ रहा है तो ये फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट चीज़, एम के 2 बार ही हो गया क्या, एम के, तो यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, हम वाई लिख लेते हैं, एम वाई नहीं है, यहाँ पे एम वाई लिख लीजिए। अब देखिए एम एक्स भी तो कोई नहीं, एम वाई ठीक है, सम एम, अब एम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, और के इधर से आ रहा है, तो ये भी फॉलो, ये एक ही स्टेटमेंट में से हो रहा है, एम वाई, सॉरी एम इधर से आ रहा है और वाई इधर से आ रहा है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट सम के आर एम, के यहाँ से आ रहा है, एम यहाँ से आ रहा है, एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है, सेकंड की नीड ही नहीं है तो कनेक्शन की तो बात ही नहीं होगी, तो ये फॉलो कर सकता है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने इन दोनों को यहाँ पे क्यों पहले ही क्रॉस कर दिया, क्यों करा है, वाई एम, वाई फर्स्ट से आ रहा है और ये एम से सेकंड से आ रहा है, दोनों कनेक्टेड हैं बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर भी हमें नेगेटिव में चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, कैंसर। अब एम वाई, एम यहाँ से और वाई फर्स्ट स्टेटमेंट से, दोनों कनेक्टेड है बट कनेक्शन में आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव है, इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ से कैंसर आउट हो गया। अब बाकी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। देखिए सम के आर वाई, यहाँ से के आ रहा है और यहाँ से वाई आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में से ही आ रहा है, तो जो हमने अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में से करा है तो आपको पता होगा जो हमने पढ़ा है, अगर यहाँ से सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट क्या बन रहा है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, तो आप बोल सकते हैं ये कौन सा टॉपिक है, कन्वर्जन का टॉपिक है। ओके, कौन सा टॉपिक है आपके पास, कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन में सम का रूल क्या था, सम में चेंज हो सकता है, टेबल देखिए, याद कीजिए टेबल क्या थी, हाँ जी, सम जो है सम में चेंज हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि सम के आर वाई हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सम एम आर के, एम यहाँ से आ रहा है, के यहाँ से आ रहा है, एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है, कनेक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है तो हम रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन को अपने माइंड में लेके आएंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये भी किसका पार्ट है, कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन में अगेन यहाँ पे सम लिखा है और इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास सम है,
तो हमें पता है कन्वर्जन में सम सब में चेंज होता है, तो ये भी फॉलो करेगा। नेक्स्ट थर्ड तो रोंगी है, फोर्थ पे चलते हैं। सम y आर नोट m, y फर्स्ट स्टेटमेंट में से आ रहा है और m सेकंड में से आ रहा है, नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। अब चेक करते हैं 150 को, y कितना कैरी करेगा इधर 50 और m कितना कैरी करेगा 100। चेक करो क्या y के पास यहाँ पे 50 है, हाँ जी है। क्या m के पास इधर 100 है, नहीं है, m के पास 100 नहीं है, m के पास यहाँ पे कितना थे 50 और m यहाँ पे कितने लेके बैठा हुआ है 100, लेके तो 50 रुपीज़ आया था, लेके बैठा हुआ है कंक्लूजन में 100, तो क्या ये भी फॉलो करेगा, नहीं करेगा। फोर्थ तो हम नेक्स्ट हम रोंग कर ही चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पे। सम के आर एम, सम के आर एम एक ही स्टेटमेंट में से आ गया। अगर एक ही स्टेटमेंट से हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है तो हम रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन को चेक करेंगे। देखते हैं क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, हाँ जी। क्या प्रेडिकेट प्रेडिकेट है, हाँ जी। तो ये कौन सा टाइप हुआ, रीस्टेटमेंट का टाइप हुआ। और रीस्टेटमेंट में सम का क्या, सम में कोई चेंज होता है, नहीं, सम का कोई चेंज ही नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब साइड में लिख सकते हैं कि ये किसका पार्ट था, रीस्टेटमेंट का, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आप पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव को देख के कैसे यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से आपने क्या चीज़ सीखी कि पॉजिटिव नेगेटिव का आंसर किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव वाला नहीं है तो उसको पहले ही क्रॉस कर दो, आपके कुछ ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है नो एक्स आर वाई सम के आर एक्स, और कुछ कंक्लूजन्स गिवन है। देखते हैं अब। नो गिवन है तो यहाँ पे x कितना कंटेन करेगा 100 और y के भी कितने नंबर्स होंगे 100। सम गिवन है तो k के कितने नंबर होंगे 50 और x के कितने होंगे 50। दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी x कॉमन है। x कॉमन आने से और इन दोनों का टोटल भी आपको x 100 प्लस 150 दिया हुआ है, तो ये दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आंसर आपको किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। अब चेक करते हैं। फर्स्ट चीज ऑल y आर k, y फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है और k सेकंड स्टेटमेंट से आ रहा है, कनेक्ट हो सकते हैं 150 के अकॉर्डिंग, बट फर्स्ट नेगेटिव था स्टेटमेंट और सेकंड पॉजिटिव था, हमें आंसर किस में चाहिए था, नेगेटिव में। ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। सम y आर के, y कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में से, और k कहाँ से आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में से, तो अलग अलग स्टेटमेंट में से आ रहा है, तो ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए 150 से, हाँ जी कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं। बट क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव को फॉलो कर रहे हैं, आंसर हमें नेगेटिव में चाहिए, बट यहाँ किस में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो ये भी हमारे पास फॉलो नहीं करेगा। थर्ड चेक करते हैं। सम y आर नोट के, y कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में से, और k कहाँ से आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में से। हो सकता है प्लस माइनस माइनस नेगेटिव में चाहिए, नोट है तो इधर भी नोट आ रहा है। अब ये दो चीज़ तो फॉलो कर रहा है, कनेक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब चेक करना है हमें 150 को, यहाँ पे y कितना कंटेन कर रहा है 50 और k कितना कंटेन कर रहा है 100। वहाँ y के पास कितना था 100 था, 50 ले रखा है, तो ये हो सकता है। बट k यहाँ पे कितना है 100 और k का यहाँ पे कितना था 50, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 100 की वजह से इधर क्या हो जाएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे k का 50 था और यहाँ पे कितना है 100, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट नो एक्स आर वाई, नो एक्स आर वाई, ये तो एक ही स्टेटमेंट में से आ गया, सेकंड हमें देखने की नीड ही नहीं है। अब देखो नो एक्स आर वाई, अब x के प्लेस पे है, y के प्लेस पे है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे है और प्रेडिकेट प्रेडिकेट के प्लेस पे है। ठीक है, जब ऐसे हो रहा है तो हम कौन सा बोलते हैं, इसे कौन सा टाइप बोलेंगे, रीस्टेटमेंट। अब रीस्टेटमेंट में आपको चेक करना है क्या नो में कन्वर्ट होता है, रीस्टेटमेंट में रहता है, नहीं, नो किस में चेंज होता था, सम नोट में, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। बट अगर यहाँ लिखा होता सम एक्स आर नोट वाई, जैसे कि नेक्स्ट में लिखा भी हुआ है सम एक्स आर नोट वाई, तो ये क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। कैसे, एक्स एंड वाई एक ही स्टेटमेंट में से आ रहे हैं,
तो और सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, प्रेडिकेट प्रेडिकेट के प्लेस पे। तो ये रीस्टेटमेंट का टाइप है। रीस्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नो किस में चेंज होता है, सम नोट में। तो ये चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं तो ये फॉलो करेगा। किसका टाइप है, ये रीस्टेटमेंट का। और ये भी किसका टाइप है हमारे पास, रीस्टेटमेंट का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब सिक्स्थ कंक्लूजन की साइड। नो वाई आर एक्स, नो वाई आर एक्स अगेन एक ही स्टेटमेंट में से आ गया है, तो या तो रीस्टेटमेंट को फॉलो करेगा या कन्वर्शन। अब देखते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये किसको फॉलो करेगा, कन्वर्जन को फॉलो करेगा। अब कन्वर्जन के अकॉर्डिंग क्या नो नो में चेंज हो रहा था, यस नो नो में चेंज हो रहा था, तो ये फॉलो करेगा। ये किसका पार्ट है हमारे पास, कन्वर्जन का। नेक्स्ट, सम एक्स आर के, सम एक्स आर के एक ही स्टेटमेंट में से आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट में से ही आ गया, बट सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है। तो अब हमें चेक करना है जो क्वांटिफायर है वो कैसे चेंज हो रहा है। ये भी किसका पार्ट है, कन्वर्जन का। सम में चेंज होता है कन्वर्जन में, हाँ जी होता है। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे फॉलो करेगा, बिकॉज ये भी किसका पार्ट है, कन्वर्जन का। नेक्स्ट एट्थ, सम के आर नोट एक्स, के एंड एक्स। अब ये भी कहाँ से आ रहा है हमारे पास, एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है, बट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे और प्रेडिकेट प्रेडिकेट के। तो ये किसका पार्ट है, रीस्टेटमेंट का पार्ट है। बट चेक करो क्या सम नोट में चेंज होता है, किस में, रीस्टेटमेंट में नहीं। रीस्टेटमेंट में तो सम का कोई चेंज होता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। नेक्स्ट 9, सम एक्स आर नोट के, सम एक्स आर नोट के। अब ये किसका पार्ट है, एक ही स्टेटमेंट में से आ रहे हैं हमारे पास। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये किसका पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, कन्वर्जन का। कन्वर्जन में चेक करना है क्या सम नोट में चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। किसका पार्ट है ये, कन्वर्जन का। नेक्स्ट 10th, सम के आर नोट वाई। अब के और वाई फर्स्ट और सेकंड से आ रहे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये कनेक्टेड है, हाँ जी हम चेक कर चुके हैं। ये 100 था एक्स, यहाँ पे एक्स 50 था, ये दोनों क्या बने थे 150, तो कनेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी ये नेगेटिव है, बट हमें चेक क्या करना है, 150 चेक करना है। के यहाँ पे कितना कंटेन करेगा 50 और y कितना कंटेन करेगा 100। चेक करो क्या के 50 लाया था, हाँ जी लाया था। क्या y 100 लाया था, हाँ जी y 100 लाया था, तो ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको। 10 कंक्लूजन, और भी आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं अपनी साइड से, कुछ भी ऐसे लिखिए, और लगा के, नो लगा के, सम लगा के। लिखने के बाद आप खुद चेक कीजिए क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉलो। ठीक है, आज हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने रूल को समझने की कोशिश करी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक और चीज़ आप ना देख सकते हैं, मीन्स जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कनेक्ट करी है। अब देखो स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा देखो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 150 चाहिए होता है। और 150 बनेगा कैसे, 50-50 से बनेगा, नहीं बनेगा। किससे बनेगा, 100 50 से बनेगा, या फिर 100 से बनेगा। 100 50 से बन सकता है, या 50 100 से या फिर 100 से बन सकता है, बट वो 50-50 से पॉसिबल नहीं है। अब 100 तो कम से कम हमें चाहिए। 100 के लिए आप बोल सकते हैं तो क्या होना ज़रूरी है, ऑल होना वहाँ पे ज़रूरी है, तभी वो क्या करेगा वहाँ पे फॉलो करेगा। अब ऑल होना ज़रूरी है, ऑल क्या करेगा, 100 को कंटेन करता है। और कौन करता है, नो करता है 100 को कंटेन। और कौन करता है, नोट करता है कंटेन। दैट मीन्स स्टेटमेंट में हमारे पास ऑल, नो और नोट, इन तीनों में से कुछ होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट कांट बी कनेक्टेड विदाउट ऑल, नो, नोट, बिकॉज यही तीनों मैक्सिमम 100 को यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, नो था। अब नो था तो किसी ना किसी एक का तो क्या आएगा, 100 आएगा। जब 100 आएगा तो वो नेक्स्ट वाले का 50 तो होगा ही, 50 से कम तो नहीं होगा, तो 150 150 बना ही लेगा। अगर यहाँ पे नो ना होके ऑल होता तो ये कितना बन जाता, 50 बन जाता। ठीक है, तब भी ये क्या करता, कनेक्ट होता, बिकॉज एटलीस्ट 100 की तो हमें यहाँ पे नीड है ही। दो ही तो नंबर है, एक 100 और एक 50, तो 150 बनाने के लिए 100 और 50 दोनों की नीड है, तो 100 होना तो ज़रूरी है। और 100 कहाँ से आएगा, ऑल से आएगा, नो से आएगा, नहीं तो नोट से आएगा।
ओके, अब देखो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या समझा यहाँ पे। हमने सबसे पहले रीस्टेटमेंट और क्या समझा, कन्वर्जन समझा। रीस्टेटमेंट में क्या था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता है और प्रेडिकेट प्रेडिकेट रहते हैं। ओके, कन्वर्जन में क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चेंज होता है और प्रेडिकेट किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में चेंज होता है। रीस्टेटमेंट में हमने देखा क्वांटिफायर्स चेंज होते हैं, जो हमने टेबल में देखा था। वो क्या चीज़ थी, ऑल सम में चेंज हो रहा था, सम का कोई चेंज नहीं था, सम नोट का भी कोई चेंज नहीं था। नो किस में चेंज हो रहा था, सम नोट में चेंज हो रहा था। रीस्टेटमेंट में बस दो चेंजेस थे, ऑल सम में चेंज हो रहा था और नो सम नोट में चेंज हो रहा था। नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या था हमारे पास, ऑल सम में चेंज हो रहा था, सम सम में चेंज हो रहा था, सम नोट का इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बट नो दो तरीके से चेंज हो सकता था, नो नो में भी चेंज हो सकता है और नो सम नोट में भी चेंज हो सकता था। ठीक है, रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन। फिर हमने क्या पढ़ा, जब मोर देन वन स्टेटमेंट आते हैं जिसे हम सिलॉजिज्म बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने 150 लोकेट करना सीखा। 150 अगर लोकेट करना हमें आ गया है, फिर हम क्या करते थे, उनके बीच में कनेक्शन देखते थे। कनेक्शन बनाने के लिए क्या होता था, कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, कॉमन चाहिए होगा तभी तो उनमें कनेक्शन बनेगा। कॉमन आने के बाद हम चेक करते थे क्या उनका टोटल 150 या 150 से ज़्यादा है। अगर है तो हम आगे बढ़ते थे। कैसे आगे बढ़ते थे, अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो आंसर्स कंक्लूजन भी हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं चलेंगे। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो आपके पास कंक्लूजन है वो भी कैसे होने चाहिए, नेगेटिव वाले होने चाहिए। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा। उसके बाद हमने क्या स्टेप पढ़ा था, ये लास्ट हमने यहाँ पे रीड आउट करा है कि 150 होने के लिए तो जो स्टेटमेंट में कनेक्शन है वो ऑल नो और नॉट की वजह से ही होगा। इसीलिए स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें होनी तो ज़रूरी है, तभी वो टोटल कौन सा बनाएंगे, 150 बनाएंगे। 150 बनेगा तभी स्टेटमेंट कनेक्टेड होगी, स्टेटमेंट कनेक्टेड होगी तभी कनेक्ट करके कनेक्शन वाले कंक्लूजन को हम चेक करेंगे। अगर नहीं कनेक्टेड है तो फिर हम रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन वाले ही चेक करेंगे बस। ठीक है, अभी तक यही था। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, साथ में जो ईदर और वाले कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी कल हम समझेंगे। ठीक है, आप रिवाइज कीजिएगा, सिलोजिम्स के क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ की नीड है तब वो भी बता सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। बट अगर नीड होगी तो आपको बता देना, बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की कल हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। जो हमारे चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।